दोस्तों, आज हम शिवसेना और बीजेपी के पुनर्विवाह की बात करेंगे। सारा देश जब पुलवामा का शोक मना रहा था, बीजेपी शिवसेना के साथ प्रेम विवाह रचा रही थी। शिवसेना ने बीजेपी का कमल फिर से थामा तो ऐसा लगने लगा कि अब कम से कम चुनाव तक इनकी तू मैं बंद रहेगी। परंतु यह अपेक्षा भी गलत निकली। हनीमून के दूसरे ही दिन शिवसेना के नेता राम कदम ने घोषणा कर दी कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद कम से कम 2.5 साल के लिए नहीं देगी तो हम ये गठबंधन तोड़ देंगे। यानी पहले ही दिन डाइवोर्स की धमकी शुरू हो गई। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बोले, मुख्यमंत्री तो उसी का होगा जो ज्यादा सीट जीतेगा। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अधिक विधानसभा सीट जीतने का पूर्ण विश्वास है। उसी दिन दो और घटनाएं ऐसी घटी जिनसे इनके आपसी संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या कोई महाराष्ट्र का नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इशारा सीधे नितिन गडकरी की ओर था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले 10 सालों के लिए तो प्रधानमंत्री का आसन नरेंद्र मोदी जी के लिए आरक्षित है। इसके विपरीत शिवसेना के प्रवक्ता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार एनडीए को तकरीबन 100 सीटों के नुकसान की संभावना है, इसलिए दोबारा मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। यानी पति तो कह रहा है कि मोदी जी 10 साल राज करेंगे और पत्नी बोल रही है कि वो 100 दिन भी नहीं टिकेंगे। इससे इन दोनों के मतभेद और मनभेद सामने आ जाता है। आर पार की लड़ाई के बाद भी जब पति और पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं होते और साथ रहते हैं तो इसका कारण पत्नी ये बताती है कि क्या करूं, इन मासूम बच्चों की चिंता नहीं होती तो कभी उस कलमुहे का मुंह नहीं देखती। इसी तरह का तर्क शिवसेना दे रही है। इन बच्चों में एक हफ्ते का नन्हा बालक पुलवामा भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व से प्रेम नामक 2 शिशु स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। वैसे सारी दुनिया जानती है कि इस लड़ाकू पत्नी को केवल सत्ता के मोह ने साथ रहने पर मजबूर कर रखा है। 5 सालों तक बीजेपी के घर में रहने के बावजूद हर रोज शिवसेना चौराहे पे आकर बीजेपी को ऐसी गालियां देती थी कि इसको सुनकर आम लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते थे। बीजेपी भी कम नहीं थी। अभी हाल में लातूर के अंदर शाहजी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो साथ ना आए तो उठाकर पटक देंगे। इस तिरस्कार के जवाब में शिवसेना की ओर से कहा गया कि हम उनका सर फोड़ देंगे। लेकिन अब ये हाल है कि बीजेपी इस पराई दुल्हन को गोद में लेकर नाच रही है और सेना सर फोड़ने के बजाय उसका माथा चूम रही है। इस सीन को देखकर 1975 की फिल्म खेल खेल में का ये गाना याद आता है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो इलेक्शन में हो रहा है ये तो होना ही था। जी हाँ, आपने सही सुना, जो इलेक्शन में हो रहा है ये तो होना ही था। इस मधुर मिलन का एक कारण कांग्रेस और एनसीपी का खुल्लम खुल्ला प्यार भी है। अगर दोनों के बीच अनबन हो जाती तो बीजेपी और शिवसेना के फेरे इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। पिछली बार लोकसभा चुनाव में दोनों कांग्रेस एकजुट थी तो बीजेपी भी सेना के साथ रही, परंतु विधानसभा के समय बीजेपी ने एनसीपी को डरा धमकाकर कांग्रेस से अलग कर दिया और शिवसेना को तलाक देकर घर से निकाल दिया। मोदी जी नए नए आए थे, इसलिए एनसीपी को डर था कि कहीं वो उनसे जेल की चक्की न पिसवाएं। लेकिन अब पवार साहब को पता चल गया है कि करप्शन के मामले में बीजेपी तो उनसे बहुत आगे है। इसके अलावा मोदी जी का रूपदाब भी बाकी नहीं रहा, इसलिए एनसीपी की घड़ी ये गाना गाने लगी है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों,
बीजेपी से नहीं डरेंगे हम दोनों। इस बार कांग्रेस और एनसीपी के दिल से बीजेपी का डर निकल चुका है। इस अवसर पर बहुत सारे लोग शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि वो तो अभिनंदन के पात्र हैं। ये 4 साल उन्होंने जिस मुश्किल से गुजारे, इसका अंदाजा कोई और नहीं कर सकता। उनके सामने एक साथ 2 चैलेंजेस थे। पहला था अपने लीडर्स यानी लोकसभा और असेंबली सदस्यों को बीजेपी में जाने से रोकना, और दूसरा अपने कैडर यानी मतदाता को कमल थामने से मना करना। पहले को खुश रखने के लिए सत्ता के साथ रहना आवश्यक था। इसीलिए लाख नाराजगी के बावजूद शिवसेना एनडीए से बाहर नहीं निकली। उद्धव ठाकरे अगर ये हिम्मत दिखाते तो उनके आमदार और खासदार बगावत करके बीजेपी की गोद में जा बैठते। परंतु अगर हर रोज दैनिक सामना में बीजेपी को बुरा भला नहीं कहा जाता तो शिवसेना का वोटर तीर कमान छोड़कर कमल थाम लेता। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसी बड़े चतुराई से निभाया। सच तो ये है कि राजनीति की दुनिया में नई पीढ़ी ने अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया है। मुलायम जो काम नहीं कर सके वो मायावती को मनाकर अखिलेश ने कर दिया। राहुल ने बड़ी आसानी से नायडू पर पंजा कस दिया। ये तो राजीव गांधी के लिए भी मुश्किल था। उद्धव ने वो कारनामा किया है जो बाला साहब ठाकरे के लिए असंभव था। 2014 के लोकसभा चुनाव में सेना और बीजेपी के साथ थी। बीजेपी ने 24 और शिवसेना ने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। 4 क्षेत्र दूसरे पक्षों के लिए छोड़ दिए गए थे। इस बार इन छोटी पार्टियों को गठबंधन से निकाल बाहर किया गया है और उसके क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि 4 में से 3 शिवसेना को दी गई और 1 बीजेपी के हिस्से में आई। इन दोनों की लड़ी जाने वाली सीटों का अंतर अवश्य कम हुआ, मगर बीजेपी का वर्चस्व बाकी रहा। ऐसा इसलिए भी हुआ कि पिछली बार बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर हारी थी, जबकि शिवसेना को 2 सीटों पर परास्त होना पड़ा था। बीजेपी को लगभग 7% अधिक मत मिले थे। यही कारण है कि उसके मस्तिष्क में शिवसेना के बिना चुनाव लड़ने का विचार आया। अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ते हुए बीजेपी के वोट का प्रतिशत 3.5% बढ़ गया और शिवसेना ने अपना 1% वोट गंवा दिया। इसके परिणाम स्वरूप शिवसेना को मात्र 63 और बीजेपी को 122 क्षेत्रों पर सफलता प्राप्त हुई। लेकिन वो मोदी लहर का जमाना था, जो नोटबंदी और जीएसटी के बाद मोदी कहर में बदल चुका है। हर मोर्चे पर नाकामी के बाद बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए उसने शिवसेना को धुतकारने के बजाय गले से लगा लिया है। इस गठबंधन से 2 बातें साफ हैं। पहली तो अमित शाह का ये दावा खोखला है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में सफल हो गए हैं। ये नारा अगर दुरुस्त होता तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कांग्रेस है नहीं, इसलिए शिवसेना को हराकर 48 सीटें जीत लेते। दूसरा ये कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो ये कहा जाता है कि वो हमारी अपार शक्ति से भयभीत हो गया है, और जब खुद दूसरों के साथ गठबंधन करते हैं तो कहते हैं कि ये चाणक्य नीति है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन है, लेकिन बिहार में अगर कांग्रेस और आरजेडी मिल जाएं और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी निकट आए, यूपी में एसपी और बीएसपी का मिलकर चुनाव लड़ें तो वो ठगबंधन है। ये ठगबंधन अचानक बीजेपी के शामिल होते ही गठबंधन कैसे हो जाता है कोई नहीं जानता। एक गठबंधन से तो मजबूत सरकार बनती है, परंतु दूसरे से मजबूर सरकार क्यों बनती है ये भी किसी को नहीं मालूम। विपक्ष का एकत्र आना अगर महामिलावट है तो बीजेपी का एकजुट होना महापवित्र कैसे हो जाता है। भारत का मतदाता अगर इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करेगा
तो कमल मुरझा जाएगा, वरना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वाला गाना गाता रह जाएगा। लेकिन उसके बुरे दिन नहीं जाएंगे और ना अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की चुनाव समीक्षा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।